Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. That was really phenomenal, Sir Kailashji. May I now request you to kindly come forward and address the waiting audience. आदरणीय भाई और बहन, छोटे छोटे हमारे भाई और बहन, प्यारे बच्चों, आदरणीय भाई आलोक श्रीराम जी, महेश गुप्ता जी, सौरभ जी, बहन अनुराधा जी, और मुख्य रूप से हमारे दो जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं और फ्यूचर हैं, न केवल इस संस्था के बल्कि इंडस्ट्री के और देश के, साकेत जी और अनिका जी। डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, friends from diplomatic community, and some faces are very friendly faces, of course, and dear media persons. I'm going to speak in Hindi and English mixed, but let me begin with Hindi. बच्चे, हम लोग मैं हिंदी में बात करूंगा। आइडिया ठीक है कि बुरा है? धीरे बोलो यार, तब तो फिर अंग्रेजी में बोलूंगा मैं। अगर तुम लोग जोर से नहीं बोलोगे बच्चे, हमारे पीछे वाले, तो फिर मैं एकदम धड़ से अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दूंगा। बोलो, हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? तुम सुनना चाहते हो कि बाकी अंग्रेज को सुना दूं? तुम भी सुनना चाहते हो ना? ठीक, एक कहानी सुनाता हूं मैं। अभी देखी आप लोगों ने पिक्चर, और एक छोटी बच्ची थी ना, पायल, एक बच्ची मिली अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी से और उनकी धर्मपत्नी से। ये पायल है 14 साल की बच्ची, राजस्थान के एक गांव की है। ये क्या गांव है सुमेधा जी? विराटनगर के पास एक गांव है जहां पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप लोग भी काम कर रहे हैं। तो उस गांव में बहुत बच्चियों की शादियां होती थी, छोटी छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे खेत खलियान में काम करते थे, गाय भैंस बकरी चराने का काम करते थे। तो बचपन बचाओ आंदोलन ने वहां उस गांव में और बहुत सारे गांव एक कार्यक्रम शुरू किया। उसका नाम था बाल मित्र गांव, बाल मित्र ग्राम बनाना, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। तो बहुत सारे बच्चे वहां से छूटे बाल मजदूरी से। सारे बच्चे स्कूल में चले गए, और स्कूल में बच्चे आए तो सबने मिलकर अपनी एक बाल पंचायत का चुनाव किया। और उस बाल पंचायत में पायल जब 12 साल की थी तो वो उसकी अध्यक्ष चुनी गई, प्रधान चुनी गई। बहुत गरीब घर की लड़की, अपने पिताजी के साथ कुछ काम करती थी। पिताजी उसके बढ़ई का काम करते हैं, अभी भी करते हैं। तो जब वो अध्यक्ष बनी, उसी साल उसकी शादी की बात चलने निकली, और उसकी बहन की भी। तो ये कोई आम बात है ये तो गांव में लड़के वाले आने लगे। 2 भाइयों से दोनों बहनों की शादी कराई जाने। तो उसने कहा, मैं तो गांव की पंचायत की अध्यक्ष हूं, बाल पंचायत की, और बाल विवाह के खिलाफ हूं। बच्चों पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। बाल विवाह एक बहुत बड़ा जुल्म है, भविष्य की हत्या है, शारीरिक रूप से बुरा है, मानसिक रूप से बुरा है। तो उसने आवाज उठाई अपनी,
और उस आवाज को दबाने की कोशिश हुई। फिर गांव के रिश्तेदार लोग, पंचायत के लोग आए, समझाया उसे कि नहीं, तुम गलत काम कर रही हो, माँ बाप के खिलाफ बोल रही हो, भारत परंपरा के खिलाफ बोल रही हो गांव की। लेकिन पायल जमी रही अपनी जगह पर कि किसी हालत में मैं शादी नहीं करूंगी अपनी, और ना अपनी बहन की शादी होने दूंगी। तो अंत में बात फैल गई। तो जो लड़के वाले आ रहे थे शादी का रिश्ता लेकर, साहब भाग खड़े हुए डर के मारे, क्योंकि पायल ने कहा कि ये गैर कानूनी है और हम लोग तो चलने नहीं देंगे, हम जेल भिजवा देंगे। तो डर गए सब लोग कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। वैसे भी डर गए और वैसे भी डर गए। तो आखिर उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन असर ये हुआ कि पिछले 2 साल में हीसला गांव है, वो हीसला गांव में किसी भी बच्ची की या बच्चे की शादी नहीं हो रही। सारी चाइल्ड मैरिजेस बंद हो गई। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारे बच्चे, खासकर लड़कियां, मुसलमानों की लड़कियां, छोटी जात की लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी पहले, जात पात में, वो सब स्कूल जा रहे। स्कूल में लड़कियों के पास शौचालय नहीं था अलग से। लड़कों ने, लड़कियों ने मिलकर आवाज उठाई कि शौचालय खोलो। शौचालय खोलना पड़ा सरकार को, पंचायत को। बड़ी जो चुनी हुई पंचायत है गांव की, वो बाल पंचायत के साथ मिलकर काम करती। वहां से एक भी बच्चे को कोई बहला फुसला के दूसरी जगह पर गुलाम बनाने के लिए, मजदूरी कराने के लिए नहीं ले जा सकते। पूरा गांव बाल मित्र गांव बन गया, और उसकी नेता ये बच्ची थी। तो सुमेधा जी मेरी धर्मपत्नी और मैं जब मिशेल और उमामा जी से मिले, तो हमने सोचा कि ये बच्ची जो प्रतीक है इस बात की कि अगर गरीब से गरीब लड़कियां उठ के खड़ी होती हैं, तो सिनेमा पे जो हमें हीरो हीरोइन दिखती हैं, उससे बड़ी हीरोइन ये बच्चियां होती हैं। अपनी जिंदगी में बुराई के खिलाफ आवाज उठाती हैं वो, और साबित करती हैं वो। बहुत मुश्किल काम है। डायरेक्टर के हिसाब से नाटक करना बहुत आसान काम है, लेकिन हमारी सोच ये घुसी हुई है कि जो अच्छा नाटक करता है हीरोइज्म का, वही अच्छा होता है। लेकिन मैंने कहा कि असली हीरोइन ये है। ऐसी हजारों हजार बेटियां हैं हमारे देश की, जो अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं, और गांव में, पंचायत में, मोहल्ले में लड़कियों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी, बहुत पहले किसी प्रधानमंत्री ने शायद ये नहीं सोचा या नहीं बोला कम से कम, लेकिन उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बहुत बड़ा नारा दिया। तो सबकी जिम्मेवारी है हमारी कि हम बेटियों को पढ़ाएं। प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, प्रधानमंत्री जी ने चूंकि कहा है तो और तेजी से आगे बात बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी हैं और एक देश के बड़े नेता हैं, बड़ी इज्जत है उनकी। तो एक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बेटियों को बचाने का काम और ज्यादा तेजी से शुरू होने की संभावना है प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के बाद। तो आप लोगों में से भी कोई है जो कहीं गड़बड़ होती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, बोलते हो? बच्चे लोगों में अगर तुम्हारी जल्दी जल्दी शादी हो करा दी जाए तो बोलोगे कि चुपचाप बैठे रहोगे? धीरे से बोलोगे, सोच रहे हो जल्दी से दूल्हा बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और लड़कियां भी सोच रही दुल्हन बनेगी, सास के घर जाएंगी, फिर सास से झगड़ा होगा तो कहेंगी सास भी कभी बहू थी। यही सोच रही हो ना? बाल विवाह होगा तो कौन कौन बोले उसके खिलाफ बोलेगा? हाथ उठाओ जरा सा, जोर से हाथ उठाओ, ऐसे धीरे हाथ उठाओगे तो काम नहीं चलेगा। तुम लोग भी बोलोगे, लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा दहेज के खिलाफ, क्योंकि बड़े अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो सफेद। तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो कुछ बड़ा आदमी बन जाओगे, फिर तुम्हारे पास जो रिश्ते आएंगे या तुम्हारे माता पिता जो रिश्ते लेके जाएंगे उसमें दहेज देना पड़ेगा। तो तुम दहेज के खिलाफ बोल सकते हो? बोल सकते हो कि मैं बिकाऊ नहीं हूं? सच्ची बताओ, हाथ ऊपर करो जो लड़का कह सकता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं।
1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बड़े लोग भी जिनकी शादी नहीं हुई वो भी उठा सकते हैं हाथ। जो बिक चुका उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों को ये नेतृत्व संभालना पड़ेगा देश का। जब मुझे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैं अपने दफ्तर में बैठ के कुछ काम कर रहा था और जर्मनी में मुझे बुलाया गया था किसी काम से। तो मैं अपने लैपटॉप पे और ढूंढ रहा था कि जर्मनी जाने की सस्ती टिकट मुझे कैसे मिलेगी। वो cheapticket.com, makemytrip.com, yatra.com सब मुझे रटे पड़े हैं। दुनिया में कहां से सस्ती टिकट मिल सकती मैं जानता हूं। तो मैं कर रहा था अपनी ढूंढ टिकट की। तो इसी बीच में किसी का फोन आया, कैलाश जी नोबेल प्राइज। तो वो पत्रकार थे किसी मीडिया चैनल के और वो इतने उत्साह में थे कि अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाए कि किसको नोबेल प्राइज मिला, क्या हुआ। कैलाश जी नोबेल प्राइज। तो मैं भी अपने काम में लगा था। मैंने कहा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, ना तो मैं कोई धर्मगुरु हूं और ना मैं कोई ऐसा नेता हूं कि हर विषय पे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकूं। मैंने सोचा कि ये प्रतिक्रिया मांग रहा है मेरी, किसी को नोबेल प्राइज मिला है और ये मेरी प्रतिक्रिया मांग रहा है। तो एक साधारण आदमी कार्यकर्ता के नाते मैंने सोचा कि भैया थोड़ा और गूगल कर लो, नोबेल पीस प्राइज 2014। तो मैंने वो गूगल की एक विंडो बदल के दूसरे पे काम शुरू किया। तब तक वहां आया नहीं था कुछ भी लिखा हुआ। थोड़ी देर बाद वो आने लगा, धर 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 धर। कुछ सेकंड की बात थी, 10-20 सेकंड की बात थी। लेकिन ये शिकायत मैंने गूगल के मालिक और फाउंडर, मेरे मित्र हैं, परिचित हैं, अभी अभी हुए नए, एरिक स्मिथ, उनसे भी कह दी कि यार तुम्हारा गूगल तो देर से पता लगाया, हमारे पत्रकार ने पहले पता लगा दिया। तो तुरंत पत्रकार आने लगे बहुत सारे और देश के विदेश के सब लोग आ गए फोटो खींचने के लिए मेरा। तो मेरे ऑफिस में ऊपर सब लोग आ गए खूब खुशी खुशी के मारे, कुछ रोने लगे खुशी के मारे, जैसे परोमा है हमारी बैठी है बिटिया, सब लोग आंसू। राकेश सिंगर कहां बैठे हैं, ये उछल रहे हैं पागल की तरह, ये हमारे डायरेक्टर हैं खुशी के मारे। तो जो पत्रकार आए खासकर विदेशी, वो उनकी फोटो लेने लगे। उन्होंने सोचा यही कैलाश सत्यार्थी होंगे, क्योंकि ये इतने खुश हैं। और जो आदमी सबसे खुश, सबसे कम खुश नजर आ रहा था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था एक कोने में बैठा हुआ, वो मैं था। तो लोगों ने सोचा यार इतना कम खुश आदमी नोबेल लॉरिएट कैसे हो सकता है। ये जो खुशी में पागल हुए जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, वही होंगे। लेकिन अच्छा हुआ सुमेधा जी जो मेरी धर्मपत्नी है, थोड़ी देर बाद वो आ गई। तो किसी ने कहा सुमेधा जी आ रही हैं। आप जानते हैं सुमेधा जी आ रही हैं। रवि जी हंस रहे हैं। तो वो जब आई तो कहा कैलाश जी की धर्मपत्नी आ रही है। तो पत्रकारों ने उनके पीछे कैमरा इसलिए कर दिया कि सुमेधा जी जिससे सबसे पहले गले मिलेंगी वही कैलाश सत्यार्थी। तो वो तो औरों से मिलने लगी। लोगों ने उनको घेर लिया। लेकिन बाद में जब वो ढंग से मिली तो लोग समझ गए यही इनका पति है, यही होगा कैलाश। तो हमारे देश में किसी भी भारत में पैदा होकर भारत में रहने वाले एक देसी भारतीय को 100-125 साल बाद 1.25 अरब की जनता के बीच में जो पहला पुरस्कार किसी को मिला, उसकी कहानी ये है। लेकिन that day, many of the journalists who came, Indian as well as foreigners, they started asking many questions. And the first question, which was very common, कि कैलाश जी, you got the Nobel Prize. You have exposed one of the biggest social evils of this country. How are you going to take it up now? How are you going to respond in the future? I said, brother, stop for a while. India, I know, is a land of 100 problems. Many problems. Corruption, poverty, all kind of dowry, gender discrimination, so many things. Many other countries do have these problems.
India is the land of 100 problem, but my motherland is the mother of 1 billion solutions. Very good. Each Indian is a solution in herself or himself. Solutions are inside us. We have to dig them out. We have to do it systematically. We have to do it consciously to dig that potential, dig that solution out and use for the betterment of the whole world. It is not just about ourselves. When I was giving my acceptance speech, I said that I'm proud. I said, Janani Janma Bhumish Swargadapi Gariyasi. I remembered my mother and my motherland. And that's why, even before going to accept the prize, I wrote to India's president that I don't think that this great honor for this, the first Indian-born Indian's Peace Prize, is just for one person. It is the biggest honor, it is the biggest acknowledgement to the issue of the most deprived, most soundless, most faceless children in the world. But the honor is for all my Indian sisters and brothers. So when I met the President of India, Honorable Pranab Mukherjee ji, I gave him a letter also that I want to give away this award to my nation, to the people of my nation. And there was no precedent in the past. दुनिया में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि कोई पागल आदमी ये कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी सम्मानजनक चीज अकेला भारतीय जो मैं यहाँ रहता हूँ नोबेल प्राइज के साथ, वो अपने पास प्राइज नहीं रखूंगा और देश की जनता को दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ. My own friends and family members told me that, what are you doing? This is too much. Are you crazy? I said, no. I'm doing something consciously. And one day, when I came back from from Oslo, I brought this medal and put it at Rajghat. Mahatma Gandhi के चरणों में मैंने उसको रख दिया. Because Gandhi's name was there 6 times, as we read in the history. But the Nobel Peace Prize has not been conferred to him. So I thought that it's a great tribute to Mahatma Gandhi. Though Gandhi has always and will remain always millions of times powerful than any prize on this planet. Even then, my small humble tribute to Gandhiji. And just after that, I took it to the President's house and gave it to President of India. उनको दे दिया मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ये भारत की जनता के लिए मैं सौंपता हूं, चाहे जो करो इसका. इससे पहले 1 महीना प्रेसिडेंट साहब को ये समझने में लगा कि क्या करें. प्रेसिडेंट तो भाई सभी को सब बड़े से बड़े पुरस्कार देते हैं, शपथ भी दिलाते हैं सब चीजों की, और उनको कोई ले जाके कोई चीज दे दे, ये तो उल्टा हो रहा है. लेकिन उनकी महानता है कि उन्होंने ये स्वीकार किया. एंड मैंने उनको एक देने के बाद एक कबीरदास जी का दोहा बोल दिया, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर. सब भारत का, इसी धरती का है. मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरी चप्पल, मेरा दिमाग, मेरा दिल, सब भारत का. मेरे खून की एक एक बूंद यही हुई है. तो मैं उसको दे दिया भारत को. अब पैसा था कई करोड़ रुपया जो पुरस्कार की राशि है, तो वो भी एक बड़ी समस्या थी. मैंने सोचा यार ये मेरे लिए है. मैंने तो इतने पैसे, सच कह रहा हूं, मैंने कभी देखे नहीं. बैंक में काम करता होता, नौकरी तो देख लेता, छू लेता. अपनी जिंदगी में इतने करोड़ रुपए नहीं देखे. तो मैंने कहा यार क्या करें, ये तो मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे, मेरे पोता होने वाला था उसके काम आ जाएंगे, मेरी बेटी अस्मिता यहां बैठी है उसकी शादी हो रही थी, थोड़े बहुत उसमें खर्च हो जाएंगे. लेकिन मैंने कहा है
कि नहीं, this money, every single penny of this award is for the cause of children who are most deprived on the earth. Not just for me, not just for my family, not for my organization. It will go for the cause of children in the world. वो पैसा अभी तक वहीं रखा था, ला ही नहीं हम वहां से। हमने उनसे हाथ जोड़ के कह दिया, उन्होंने भी कहा यार आप कैसे आदमी हो, कोई ने ऐसा नहीं किया कि पैसा छोड़ दिया हो दूसरों के लिए, तो आप अरबपति हो क्या हो। मैंने उनसे कहा हम अरबपतियों के बीच में बैठते हैं उठते एक न एक दिन उनके दिल में ये बात आ जाएगी कि हमारे कॉज के लिए वो खुद जिम्मेवारी ले लेंगे। और राष्ट्रपति जी को भी मैंने ये बात कही कि मैं, इफ आई वॉज कीपिंग दिस मेडल विद मी all the time, and let me tell you, Rashtrapati ji himself told me that India does not have a medal here, Nobel medal, because the only medal was with Rabindranath Tagore, and Rabindranath Tagore's medal was stolen. So when President was the foreign minister many years ago, he told me that he has somehow arranged a replica and kept it in Shanti Niketan. But the replica itself was taken by the great grand nephew of Rabindranath Tagore ji, Jairam ji, ki wo bhi nahi hai. तो मैंने कहा असली मेडल रख लो वहां. So that is lying in the president's museum. और मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया कि यार कम से कम हाथ तो लगाने ले देते थे. अब मैंने कहा मैं ही हाथ नहीं लगा सकता, उसमें वो ऐसे संभाल के रखा गया है, सो हाउ. तो इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं, कतई नहीं. ये सिर्फ एक सोच की बात है कि आप क्या हैं, ये पहचान की बात है. किसी मेडल से कोई बड़ा नहीं होता है. अपनी मिट्टी की जो समस्याएं हैं उनको अपनी मिट्टी की सुगंध से सुलझाने से आदमी बड़ा होता है. और मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं कैलाश जी आज भी आप वहीं रह रहे हो अपने डीडीए फ्लैट में, 1.5 कमरे के मकान में. हाँ, हमने कहा क्या हुआ. लोग कहते हैं आज भी आप वैसे ही सब जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है. हमने कहा हाँ क्या हुआ. अरे दुनिया में तो नोबेल प्राइज, पीस प्राइज वाले बड़े उनका वो है. तो मैं एक दिन बोला एक इंपॉर्टेंट लोगों के ग्रुप में कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा. लेकिन मित्रों, we are doing much better than before, definitely. Every year, gradually, we are progressing in many directions. India, as we know, emerging as one of the leading economies in the world. We have done much better in the industry, not because of political leadership, but also because of India's corporate leadership. The image of India has been changed during, say, 10-15 years. And when I used to travel in foreign countries, in Europe and America, I have been traveling for the last 35 years, 30 years or so, I could see the change in India's image. And that image has been changed, again, not by any politician or any religious leader or any social worker or whosoever. It has been changed by the young professionals, young IT professionals, communication experts, doctors and engineers. Because it was not just in one go कि एक साल में सब कुछ बदल जाएगा या 10 साल में बदल जाएगा. Gradually, when our youngsters started living and talking to the people, because they were very genuinely committed people for their cause. They were very honest, and their values come from India. Family values, the values of compassion, the values of honesty, they carry with them. And they have brightest minds. उनकी वजह से बदला. उनको हम कैसे बढ़ावा दें. नौजवानों की वजह से देश की छवि बदली जो दुनिया में जाके रहते हैं. So things are changing. But in spite of that, much more bigger challenges are ahead. 40% of India's children have not enough to eat. They are facing one or other kind of malnutrition.
every third child is not having enough to eat. We are talking of child rights. We don't know how many, but according to government, almost 45 lakhs or so, or 43 lakhs children are victims of various forms of child labor. According to non-governmental statistics, the number is much higher, maybe 10 times more, 5 crores or so. This is the state of children. A large number of our children in primary classes are not able to read and write. The children who have completed 5th grade, they are not good enough to do small sums and cannot read and write alphabets. The quality of education, of course. The enrollment rate has gone up. The retention rate has also gone up. But when it comes to quality and inclusion in education, when it comes to equity in education, these are vital challenges in education sector. Of course, in India, but globally. I have been fighting for right to education for many, many years, but not just right to education, right to quality education with equity and inclusion. If a large number of children are left out, millions of children in the world, 58 million children in the world are not in school. Primary age school children, they have to be in school. It's possible. It's achievable. Some years ago, almost 20 years ago or 18 years ago, the number of out-of-school children was almost 130 million. 13 करोड़ बच्चे आज से 17-18 साल पहले स्कूल से बाहर थे और आज उनकी संख्या घट के 5.25 करोड़ रह गई है, आधे से भी कम हो गई. इसका मतलब दुनिया कर सकती है. It's possible. Because right to education or education is that fundamental right which opens the doors of all rights of human being. Without education, you cannot open the door of rest of the rights of life. Whatever rights are there, written in the constitution or guaranteed in the law, they are not going to be fulfilled without very fundamental thing, right to education. मैं कई बार कहता हूं कि जिस वक्त एक बेटी हमारी दुनिया के किसी कोने की एक बेटी हाथ में कलम उठाती है और पहली बार लिखना शुरू करती है तो उसकी कलम की ताकत लाखों लाख बंदूकों की ताकत को कमजोर कर देती है. जिस वक्त एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी होती है, स्कूल की दीवार बनती है, तो हमारे दिल दिमाग से और हमारे समाज से हजारों हजारों साल पुरानी दीवारों को ढा देने की ताकत स्कूल की दीवार है. लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे देश में अभी भी, बहुत सारी समस्याओं में, जैसा मैंने कहा, बाल मजदूरी की समस्या है जिस पर मैं काम करता हूं. बहुत लोग कहते थे कैलाश जी आपके इस काम से बड़ी बदनामी हो रही है. लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ मित्र ये समझते थे और मैं हमेशा कहता था कि मैं जब इंजीनियर था, पढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज, and when I gave up my career, I come from a very modest background. My father was a simple police constable when I was born. My mother was illiterate, housewife, but she was very committed that all her children will go to school. तो मेरे घर में अभी मेरे अलावा सारे लोग पीएचडी. आज आ जाते हैं यहाँ पीएचडी चैम्बर कॉमर्स में से, उनमें से कुछ लोग. मैं सोच रहा हूं मैं आ गया पीएचडी में तो मेरी भी थोड़ी बहुत पीएचडी हो गई. सच्ची बात यह है कि जब मैं दिल्ली आया था 1981 में, so when I was passing through that place and there was something written PhD Chamber of Commerce, I thought the rest of the chambers of commerces are graduate, undergraduate, postgraduate. This is the only chamber of commerce which is PhD.
तो जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की कॉलेज में, व्हेन आई लेफ्ट अप माय करियर, I did specialization in transformer design engineering, and my hobby was how to save energy when you are transforming electricity from one volt to another set of volts, or the high voltage transmission, so that you can have the minimum energy loss while transmitting. I was thinking to do so, but when I gave up my career, my mother cried for many days because she was worried about my financial situation. All my friends thought that I am embarking upon on an issue which was a non-issue, which was a serious problem, but which was a non-issue. It was considered as the part of life. लेकिन मैं और मेरी पत्नी सुमेधा जी, she belongs to a comparatively well-off family. तो हम लोगों ने जब दिल्ली में आके ये काम शुरू किया, मध्य प्रदेश छोड़कर, और एक कमरे के मकान में, मकान नहीं था वो, एक स्टोर रूम था, किसी सरकारी नौकर के घर का एक स्टोर रूम था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 फुट बाई 8 फुट होगी। मेरा बेटा भी 1 साल का था। तो हम लोग कई साल तक वहां रहे। वही हमारा ड्राइंग रूम था, वही हमारा स्लीपिंग रूम था, वही हमारा खाना का कमरा था, बनाने का कमरा था, सब कुछ वही। तो मेरे रिश्तेदार आए नहीं, मेरे इन लॉज कभी उस घर में घुसे नहीं, गुस्से के मारे। मेरे अपने विदिशा के रिश्तेदार भी नहीं आए, गुस्से के मारे कि ये पागल हो गए ये लोग, इनके साथ क्या, कहां जाएं उस घर में, पीछे से घूमो उसके घर में, वो मकान मालकिन अलग अलग झगड़ा कर रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन आई नेवर डेटर्ड विद ऑल दिस, नीदर माई वाइफ, बिकॉज आई कुड सी दैट इन द फ्यूचर, maybe 10 years time it will take, or maybe 20 years or 30 years, the issues of and the plight of these most vulnerable children cannot be ignored. Eventually it would be considered as human rights. People thought of poor children with a charitable eye. That is not bad. But I started thinking and seeing the problem of these children with a human right eye, that perspective, which was very uncommon. Let me tell you that when we talk of human rights, that talk was not there in the world, because United Nations Convention on the Rights of Child has been adopted by the UN General Assembly only in 1989. And I was talking in this language in 1980-81. People thought, child rights? Lekin jab UN Convention on the Rights of Child was adopted, then the whole world woke up. Oh yeah, rights, child rights. Everybody started talking of child rights. Thousands of NGOs were born, mushroomed. There were a lot of discussions, debates, seminar, conferences, blah, 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 about child rights. But child right was not a notion as rights. So my fight was against the perception, against the mindset. And I won't claim anything. लेकिन humbly मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि in many cases I could see beyond the time. I could see that one day the industry has to respond, the government has to respond. So why not we find a constructive solution? I was not exposing any problem. I was working with the industry. I was working with the government and trying to help them out, that let us look for better solutions. We have seen that there was a big call for boycott of many things from India. I said boycott is no answer. We have to look for constructive solutions, like carpet industry. One of the biggest things which was raised in US as well as in Europe was the boycott call. Now, for instance, what happened in Bangladesh after this Rana Plaza incident, there were big noise that let us boycott Rana Plaza, let us boycott the industry. We can shift the industry from this to another country if they are not going to fulfill some of the basic requirements for the worker safety. But I, in principle, believed that let us sit together. My enemy was not the industry. My enemy was the evil of child labor, child slavery, which you cannot hide forever. You have to sit together. Anand ji ki kitab mein padhunga abhi. Lekin we had long discussions with them, heated debates sometimes. But I was trying to convince him, and he was also responding positively, that look, today or tomorrow you will face this challenge, and why not we sit together now and see for solutions?
We did it in carpet industry. The first social certification, voluntary labeling and monitoring was introduced by a very ordinary person like me and my friends. When the whole world was asking that there should be complete ban on Indian carpets, I said no. The entire industry is not culprit. Maybe a few people, but why we blame the entire industry? Let us talk and discuss with some good people. So in the beginning, 12 carpet exporters, manufacturers from India joined hands with me. Then the number became 36 and then 200 or so. And we have introduced this social labeling, which was the answer to many of the questions raised by the consumers and media and the governments and other people, that why you are going to impose blanket ban on Indian or Pakistani or Nepalese carpets. We can find some way out. And the way out was that label. वो लेबल जो लगा, रगमार्ग उसका नाम था, बाद में उसका नाम अभी आजकल गुडवीव है, आपने अभी जिक्र किया. Now it is taught in many universities. तब मैं ये कह रहा था उस समय कि corporate cannot keep a blind eye. World is changing very fast. The transparency is inevitable because of the technology, because of the information and communication technology. We are not going to hide evils. Why should we hide? We should accept and solve them. Solve the solution. Solve. अगर कोई evil है तो उसका समाधान ढूंढिए. And finally, let me tell you that US Department of Labor, in US there was big demand that Indian, Pakistani and Nepali carpet should be banned legally. And the people who were calling for that, I have been interacting with them. And finally, when this solution was introduced, there was remarkable change. US Department of Labor has done a survey or a research mid-90s. The number of child laborers, and most of them were trafficked and enslaved children, bonded children in South Asian carpet industry, was more than 1 million. 10 लाख से ज्यादा बच्चे वहां काम कर रहे हैं. And the latest reports suggest that the number is not more than 200,000 in entire South Asia. My sense is that it could be even lower. In India, drastically, remarkably lower, significantly lowered. 10 लाख बच्चे जहां पर दूसरों की गुलामी कर रहे थे, वो संख्या घटते घटते 2 लाख से भी कम हो गई पूरे दक्षिण एशिया में. और ये इसमें इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ. जो कारपेट का प्रोडक्शन है वो उतना ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. एडल्ट लोग काम कर रहे हैं बच्चों की जगह पर, और उसकी वजह से ज्यादा अच्छा गलीचा बन रहा है भारत से. हमारा कंपटीटर चाइना है कारपेट वीविंग में भी. पाकिस्तान और नेपाल भी कंपटीटर हैं थोड़े बहुत, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल और भारत में मिलाकर अब बहुत बड़ा फर्क आया है और एडल्ट लोगों को उनकी जगह जॉब मिला. And there is no other example that any social initiative, any industry initiative in a different way, what you can call the corporate social responsibility now. लेकिन जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया, when I was talking to industries and trying to invite them for some solutions in carpet industry, in glass industry, in sporting goods industry of these two places, we were looking for some solutions. And that time the phrase like corporate social responsibility was neither invented nor coined. लोग बोले यार कैलाश जी आप 25 साल बाद की चीज को पहले कैसे देख लिए, अब कह रहे हैं लोग. 25 साल बाद चाइल्ड लेबर एक दुनिया में मुद्दा बनने वाला था, आप पहले से इंडिया में काम कर दिए. 10 साल बाद जो चाइल्ड राइट्स की बात दुनिया में उठने वाली थी, आप पहले कर दिए 10 साल पहले. सीएसआर की बात 25 साल बाद लोग कर रहे हैं, आपने सीएसआर को बाकायदे प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस किया इन ए डिफरेंट मैनर, क्योंकि कॉर्पोरेट ने फैसला कर लिया कि वो चाइल्ड लेबर नहीं रखेगा, और उसमें से थोड़ा बहुत पैसा देकर सर्टिफिकेशन होता था. और उस सर्टिफिकेशन और लेबलिंग के बाद कंज्यूमर्स को भी एक अल्टरनेट मिला कि उनको बेटर क्वालिटी एंड एथिकल कारपेट्स इस्तेमाल करने लगे वो लोग.
एंड बच्चों को भी समाधान मिल गया, बच्चे स्कूल में गए, उनके माँ बाप को रोजगार मिल गया. This was the corporate social responsibility. Now we have a law in India and in many countries as well, because that's very, very important thing. Now everybody is talking about CSR. CSR funding, CSR support, 2% of this and that. But of course, these things are important. But for me, the more important that we have to create a culture of corporate social responsibility. That is inherent in India's culture and traditions. We don't need a law. Of course, the law is important, good. But why can't we do on our own? We see the issues and we do it. This is the real corporate social responsibility. घर घर में हमारे सोच में होना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी समाज के प्रति क्या है. I am going to wind up soon, but there was a time when the people believe in charity. आज भी, today also. Then the next stage of that has gone to philanthropy. That became more a kind of corporate philanthropy. We have to do some philanthropic work, and that makes us happy and satisfied, and others also help the society. Then the third stage came of this CSR. Now the demand is for corporate social accountability, one step ahead. What has happened in America some years ago? In California, they have introduced a law, what they call the Supply Chain Transparency Act. So in the entire supply chain, the transparency has to be asserted in that who is working for whom. That is only one law, but European Union and European parliaments are also asking for similar laws on corporate accountability. It's next step of corporate social responsibility, accountability. That requires transparency also. But I am still thinking ahead, which I, perhaps you remember that when this Norwegian business conference took place in Delhi from Asia, I think Asian business corporate people and the Norwegian industries who are working in Asia. So I introduced a new thing, which I'm working on. And that is corporate with compassionate intelligence, or the businesses with compassionate intelligence. All the businesses are run out of intelligence. If you're not intelligent, you cannot run your business. All businessmen, women are intelligent people. So sometimes, or for many, it's not about India, it's general. So if we do our business only through intelligence, sometimes it makes us very selfish, or many times. Sometimes it makes us very greedy. Not sometimes, many times, or most of the times. We become very selfish and greedy in this competitive world. Very narrow in our perspective. We look for our own business profits. And what has happened in the world today? Now the biggest challenge we are facing, or one of the biggest challenges we are facing, is the climate change. Everybody is worried about climate change because we have not done justice to earth. We have not done justice and respect over societies, people. Because of we were doing सब चीज जो हम कर सकते थे, धरती को निकालने का, खोदने का, जो कुछ कर सकते थे कर डाला दुनिया में. और इसलिए धरती गर्म हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं. तो सबकी जिम्मेवारी है. अभी तो जो फ्यूचर डेवलपमेंट गोल्स हैं, दुनिया में विकास कैसे होगा, उसमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. तो हम लोग उसके लिए अभी से तैयार रहे हैं, भारत के लोग. इंडिया इज एन इमर्जिंग लीडर, इकोनॉमिक लीडर. बट इंडिया शुड री-एस्टैब्लिश its leadership in morality. We were known as the moral leaders for ages.
our rishis, our munis, our gurus, our sants, our awliyas, they are always the inspiration for the entire humanity. We believed in Vasudhaiva Kutumbakam for thousands of years. That whole family, the entire family is our family. We believed in peace, not just for human beings, but peace with the nature. हर शादी के बाद, हर चीज के बाद कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हम लोग शांति पाठ करते हैं, और शांति पाठ में हम कहते हैं ओम द्यौ शांति। सारी दुनिया सोच रही है कि पूरी अंतरिक्ष को, पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड को कैसे पीसफुल बनाया जाए, एंड पीस बिगिंस विद इक्विलिब्रियम. हाउ टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम? इन द स्पेस, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति. पृथ्वी को कैसे सम्मान करके हम शांति के साथ रह सकें. वनस्पति शांति, पेड़ काट रहे हैं आप, अब लगाने की बात चल रही है. हमारे यहाँ हजारों साल पहले से ऋषि मुनि कह रहे हैं कि पेड़ के साथ हम शांति का रिश्ता कैसे रखें, धरती के साथ कैसे रखें, पानी के साथ कैसे रखें, हवा के साथ कैसे रखें, लोगों के साथ कैसे रखें. ये हमें हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने सिखाया. तो हमको इस पर वापस जाना होगा. इंडिया शुड साइमल्टेनियसली वर्क टू एस्टैब्लिश इट्स economic leadership, political leadership, but simultaneously moral leadership. And the moral leadership cannot come without we work through compassion for our children. If so many children are left behind, we cannot call ourselves moral leader. I won't call myself as a citizen from that country which is most developed and most cultured, or one of the most civilized countries in the world. If any one single child is left behind and enslaved, तो हमको सबको ये मिलके चैलेंज स्वीकार करना है. हमने थोड़ा सा किया, अभी आपने कहानी सुनाई, मैं उसको हिंदी में कह के अपनी बात खत्म करता हूं. जंगल में आग लगी, सब भागे अपनी जान बचाने के लिए. बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, जो मैंने वहां बोला पुरस्कार लेते वक्त, नोबेल प्राइज. तो सब भागे, शेर भी भागा, जंगल का राजा. तो जंगल के राजा ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया सीधी आग की लपटों की तरफ जा रही. थोड़ा चौंका, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो गलत है, मर जाएगी, ये तो सुसाइड करने जा रही है. तो उसने रोक के चिल्ला के बोला कि तुम कहां जा रही हो चिड़िया, तुम तो मर जाओगी. उसने कहा देखते नहीं हो, मैं आग बुझाने जा रही हूं. इस जंगल में मैं रही हूं इतने साल, दाना पानी यहीं से खाया, भली पुसी, मैं छोड़कर नहीं भाग रही, आग बुझाने जा रही हूं. कैसे बुझा सकती हो तुम आग, इतनी छोटी चिड़िया? शेर ने पूछा. तो जवाब में चिड़िया बोली, देखो मेरी चोंच के नीचे एक बूंद पानी रखा हुआ है, मैं अपना काम कर रही हूं. थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारे महान देश के लिए हम में से कितने लोग अपना काम कर रहे हैं, अकेले अकेले और मिलकर. हम सब मिलकर इस बुराई को खत्म क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों दुनिया की तरफ देखना पड़ता है? हमें क्यों दुनिया के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं? हमें क्यों दुनिया से सीखना पड़ता है? अरे 125 साल के इतिहास में नोबेल कमेटी ने भी जिस व्यक्ति को बच्चों की खातिर चुना, बच्चों की खातिर जो पहला पुरस्कार दिया गया वो एक भारतीय को दिया गया. तो हर भारतीय की नैतिक जिम्मेवारी. अगर अब भी हम ये मानने तैयार नहीं है कि हमें क्षमता नहीं है, तो हमें कौन बचाएगा बताओ? हम फिर भी दूसरों की तरफ देखेंगे. आपके यहां हम ही लोगों ने, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता ने यह साबित किया कि दुनिया में इस समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता भारतीयों में है. तो आप मेरे साथ और मैं आपके साथ ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम सारी दुनिया में करेंगे, लेकिन भारत में करेंगे. मैं आज इसी अपेक्षा से आपके पास आया हूं.
आप लोगों के अंदर वो क्षमता है, आप उस क्षमता को इकट्ठा कीजिए, पहचानिए। सबसे पहले जो आर्थिक क्षमता है उसका कुछ हिस्सा आप लगाइए इंडिया को एक मॉरल लीडर की तरह एस्टेब्लिश करने में। और जिस दिन हम इस भारत को एक बाल मित्र भारत बनाएंगे, आई एस्पायर टू मेक माई कंट्री ए चाइल्ड फ्रेंडली कंट्री, ए चाइल्ड फ्रेंडली नेशन। We cannot be a moral nation without being child-friendly nation, even if we have our GDP rate 15%. एक भी बच्चा गली में सड़क पर खड़ा है, हमारे यहां बेटियां चुरा के लाई जा रही हैं, झारखंड से, उड़ीसा से, असम से, नागालैंड से लड़कियों को चुरा के, बहला फुसला के, थोड़ा बहुत पैसा लेके दिल्ली में लेके आ रहे हैं, मुंबई में लेके जा रहे हैं, वेश्यालयों में बेच रहे हैं, घरों में बेच रहे हैं। मैं उन बेटियों के बीच में बैठता हूं, बातचीत करता हूं, और जब वो आपस में बात करती हैं, एक बेटी कहती है हमारी असम की आई हुई कि मैं तो 5,000 रुपए में बेची गई थी। और वो उड़ीसा की लड़की से पूछती है तुम कितने में बिकी बहन? वो कहती है 7,000 8,000 में। तीसरी कहती है तुम दोनों तो पीछे हो मेरे से, मैं तो 10,000 में बिकी। फिर उड़ी में से कहती है कि क्या तुम जानती हो हमारे गांव में एक भैंस की कितनी कीमत है? कोई जवाब देता है 1,00,000 रुपए से 2,00,000 रुपए। हमारी दुर्गा, हमारी सरस्वती, हमारी लक्ष्मी 5,000 से 10,000 में बिकेगी और भैंस 1,00,000 से 2,00,000 में बिकेगी, तो हम कैसे अपने आप को सुसंस्कृत और सभ्य कहेंगे? कैसे हम अपने आप को महान भारत कहेंगे? कैसे हम अपने आप को संपन्न भारत कहेंगे? हम कैसे अपने आप को स्वच्छ भारत कहेंगे? हम कैसे अपने बेटियों को बचाएंगे? ये भी तो हमारी बेटियां हैं। ये किसकी बेटियां हैं? किसकी बेटियां हैं? मैं आपको चुनौती के रूप में ये बात कह रहा हूं और आपके अंदर की आत्मा को झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं कि एक भारतीय आप में से मैं हूं। मैं बहुत साधारण हूं, आपके पास बहुत ताकत है। हम सब अपनी ताकत और अपनी समझ को मिलाएं और साबित करें कि हम भारत को एक अच्छा भारत बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं। थोड़ा सा, मैं बहुत साधारण तरीके से, मैं जब दिल्ली में आके रहना शुरू किया, मेरी पत्नी सुमेधा जी अकेली थी जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक सोच रहे हो तुम, जो 25 साल बाद का सोच रहे हो, हम मिलके करेंगे। मेरे बेटे को पिलाने के लिए दूध नहीं होता था उस वक्त। वो मुझे बताती नहीं थी। 81-82 में बेटा मेरा पैदा हुआ। मुझे कोई झुका नहीं पाया, ना मेरी पत्नी को। हम नेपाल की कुछ लड़कियों को छुड़ाने के लिए गए अपने बेटे के साथ, लेकिन क्योंकि मैं मानता था कि वो मेरी बेटियां हैं। कुछ साल पहले और हमारे ऊपर हमला हुआ। मैं और मेरा बेटा जो नया नया वकील बना था, आज बड़ा वकील है भुवन, दोनों के ऊपर हमला हुआ, हमारे और साथियों के हुआ। हम खून से सने हुए तालाब में नीचे पड़े थे। राहगीर उठा के हमको अस्पताल ले गए और वहां हमने एक दूसरे को देखा इमरजेंसी वार्ड में। मैंने कहा बेटा तुम तो ठीक हो, ठीक ठाक हो ना? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूं। तभी, और आपसे पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बोलने की क्षमता रखते हो। हम दोनों में से कोई मरा नहीं। हम लोग खुश हुए, 2-4 दिन अस्पताल में रहे। लड़कियां छूटी सारी, लेकिन जब वो लड़कियां छूटी और मालिक गिरफ्तार हुआ, तो वो मालिक इतना बड़ा एक उसका नाम रजा खान था, फतेह खान और रजा खान, तो बहुत पावरफुल लोग थे। उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए षड्यंत्र किया। वो मेरी बेटी नई नई अस्मिता, नई नई
कॉलेज में जाना शुरू की थी, and number of people without number plate cars and unknown people were just walking around and keeping an eye on my daughter. She was about 17-year-old and they wanted to kidnap her, and the threat was that they are going to do the same thing which they did with those girls who were trafficked from Nepal and working there, sexually abused and so on, several times, raped, multiply raped. हम लोगों ने बातचीत किया, हमारी बेटी से पूछा, लेकिन my daughter, who was also undeterred with all those things, because she was born and grew up in those situations, and she has received many phone calls and threat calls since her childhood, and she has also seen her father several times beaten up and in blood. So she was a very strong girl. लेकिन हमारे दोस्तों ने, but many of my friends in Europe and America and other places, they were insisting us that she should leave the country for a few years. If she wanted to stay there longer, she can come back. She herself was a campaigner. She was also raising the voice against child slavery in schools and other places. So somehow she was shifted to US for 4 years, but she does not want to stay there longer. She came back and she did her MBA recently from ISB. So my children, my wife, I believe in those family values, though I could not give enough time to my family, this so-called family, but I believe in the oneness of entire society, and the entire world is my family. So I feel and enjoy traveling across the world. I work with all kinds of people. I am so happy to have the daughter like her, my son like her, my wife like her. So I told her that since she got married just a few months ago, 2 months ago, so my son-in-law is also here, so he should know that at what cost the freedom comes. The smile on the faces of all people comes. It is not free, but we can bring it. I did my bit in my own way. I'm asking everybody to do their bit in their own way, but we can do it together. If all the animals of that jungle make sure that we are going to kill that fire, they could have done it. Elephants could have brought much more water in their trunks. Some of us are like elephants, some of us are like tiny birds, some of us are like lions and king of jungles and monkeys and so on. But we are living in the same place. मुझे विश्वास है कि हम लोग, we should not keep the child right thing just a talk shop. It would be the part of a life, and next time when we meet with pride that we made child labor, child slavery, abuse of girls, sexual exploitation, child prostitution, a history in our country and in the whole world. I am going to see it in my lifetime, and you are going to see it in your lifetime. I am just raising my hands, and you must join with me. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you.